Okay, we were discussing about the change of state. Change of state में हमने दो तीन definitions के बारे में discuss कर लिया था. Like we have discussed about the melting. Melting is a process in which a solid substance converts into a liquid on heating. एक solid substance liquid में convert होगा क्या करने पर? On heating, गर्म करने पर. फिजिकल चेंज है ये. ओके, इसके बाद में हमने स्टडी किया था फ्रीजिंग को. फ्रीजिंग जो है वो जस्ट इसकी रिवर्स प्रोसेस है. फ्रीजिंग में क्या होगा, एक लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, सॉलिड में, जब हम उसको ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे. ओके, तो फ्रीजिंग के बारे में हमने लिखा था कि हम इसको फ्यूजन भी लिखते हैं. इन दिस प्रोसेस ए लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू ए सॉलिड. एक लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, एक सॉलिड में कन्वर्ट होता है. और इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ऑन कूलिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और ये जिस टेम्परेचर पे होते हैं, ये दोनों स्टेट जिस टेम्परेचर पे दिखाई देती हैं मेल्टिंग, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन तो आपने ये पढ़ रखी है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या एक लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है. ओके, और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बेसिकली इसकी एक डेफिनेशन और बोल सकते हो, जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट क्या करती हैं, सब्सटेंस की को एग्जिस्ट करती हैं. द टेम्परेचर एट विच द बोथ स्टेट्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट. ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस की दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है. इसके एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल्स देखिए क्या क्या लिख सकते हैं. सबसे पहली बात हम लोग वाटर के बारे में बात करेंगे. जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है. दोनों चीजें हो सकती हैं. आइस को गर्म करोगे, हीट एनर्जी दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा. और अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को ठंडा करोगे, उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करोगे, ड्रॉ करना शुरू कर दोगे, तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, जिसपे सॉलिड और लिक्विड दोनों आपको स्टेट दिखाई देंगी. सेकंड आप लोग आयरन के लिए लिख सकते हैं. आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1535 लिखा जाता है. अप्रोक्सीमेटली 35 या 38 ये भी लिख सकते हो आप. 1538 डिग्री सेल्सियस. तो आयरन को इतना गर्म करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा. आपको इस टेम्परेचर पे वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में दिखेगा. कॉपर के लिए लिखना हो तो ये मेटल्स हैं, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं 1083 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह से एल्यूमिनियम का जो होता है, अभी हमने 2-3 दिन पहले इसका एक क्वेश्चन किया था, लेटेंट हीट के क्वेश्चन में भी हमने इसको यूज किया था और कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन में भी एल्यूमिनियम का यूज किया गया था. तो कितने डिग्री पर मेल्ट होता है, ये 660 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. इसके अलावा सोडियम पोटेशियम जो होते हैं, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं और किससे लिखते हैं, K से लिखते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं. अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास होते हैं. 80 से 90 या 100 के बीच में आपको मिल जाएंगे इसके बॉइलिंग, इसके मेल्टिंग पॉइंट. तो इतने डिग्री सेल्सियस पर ये सब्सटेंस मेल्ट होते हैं. अब हम बात करते हैं इसके आगे की प्रोसेस की. थर्ड प्रोसेस के बारे में सुनिए. थर्ड प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और गर्म करेंगे तो सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा. लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन और वी कैन से दैट बॉइलिंग. ये प्रोसेस किस टेम्परेचर पे होती है, तो आंसर है बॉइलिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच, या पहले प्रोसेस की बात करते हैं फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं. द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू ए गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन. और कैसे होगा ये, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, क्या करना पड़ेगा, हीटिंग करनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा सब्सटेंस को. तो सब्सटेंस को हीटअप करते ही वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके बाद में अगर इसकी रिवर्स प्रोसेस के बारे में बात करें तो रिवर्स प्रोसेस क्या होगी,
जिसमें एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। So condensation is the reverse process of vaporization in which a gas converts into a liquid. एक गैस किस में कन्वर्ट होती है? गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। और इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे ऑन कूलिंग। जब गैस को आप ठंडा करोगे तो वो एक फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट। ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपको उस सब्सटेंस की लिक्विड और गैस दोनों स्टेट दिखेंगी, उसको क्या बोला जाता है? उसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसके एग्जांपल्स देखिए क्या क्या होंगे। सबसे पहला एग्जांपल आइस, और इसमें हम लोग लिखते हैं वाटर। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है? तो आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 180 एम प्रेशर पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अगर आप वाटर को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म कर दीजिए, तो उसको इतनी एनर्जी मिलेगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिलेगी, जिससे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके फ्री हो जाएंगे, तो फ्रीली मूव करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आयरन, देखो मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में मिलेंगे आपको सारे बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली 2862 डिग्री सेल्सियस। तो आयरन को जब 2862 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आयरन को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप गैसेस की बात करोगे, गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। जो गैसेज होती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसको हम लोग H2 गैस लिखते हैं, ये जो गैस होती है, अगर आप इसको -253 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे, 252.9 होता है, 252.9 को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख देते हैं? 253 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। तो -253 डिग्री सेल्सियस पर जब आप हाइड्रोजन गैस को ठंडा करोगे तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तब वो लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, जैसे कि टेम्परेचर -252 है, -252 है तो लिक्विड होगा। जैसे ही -253 टेम्परेचर होगा, ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? ये गैस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। 254 होगा तो गैस गैस ही होगी फिर हाइड्रोजन, और रूम टेम्परेचर पे तो गैस नहीं मिलेगी। रूम टेम्परेचर तो फिर काफी ज्यादा होगा, इससे 27 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर। तो अप्रोक्सीमेटली 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास का डिफरेंस है रूम टेम्परेचर से इसका, नॉर्मल टेम्परेचर से। ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तो -196 बहुत कम टेम्परेचर है, वेरी लो टेम्परेचर, स्पेस के टेम्परेचर होते हैं ये। तो इतने कम टेम्परेचर पर जब नाइट्रोजन होगी तो वो लिक्विड स्टेट में मिलेगी आपको, या इतने टेम्परेचर पे जब आप उसको रखोगे तो वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी? वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। इतने डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन बॉइल हो जाती है। और एग्जांपल आप इसका गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। आर्गन लिख सकते हो। आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज -186 डिग्री सेल्सियस। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -183 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, तो इतने डिग्री सेल्सियस पे ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से गैस बन जाते हैं। सो दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट्स। गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। वाटर या कुछ लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट इसके आसपास होते हैं। जैसे अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल? C2H5OH। एथेनॉल की बात कर रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से एसीटोन होता है, जो एसीटोन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस। तो 56 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आप एसीटोन को गर्म करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब ये सारी प्रोसेस को मैं कंबाइन कर देता हूँ एक डायग्राम, और उस डायग्राम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर लास्ट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, सब्लिमेशन को। तो देखिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम इन सारी प्रोसेसेस को लिख देते हैं।
फिर हम लोग बात करेंगे हीटिंग कर्व के बारे में। ये जो मेल्टिंग की प्रोसेस है और बॉइलिंग की प्रोसेस है, इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और सब्लिमेशन को डिस्कस करते हैं, और सब्लिमेशन की रिवर्स प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हीटिंग हो रही है, गर्म कर रहे हैं, तो ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। और लिक्विड जो है उसको गर्म करोगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को आप बॉइलिंग लिख सकते हैं या वेपोराइजेशन लिख सकते हैं। सो दिस इज बॉइलिंग। अब गैस को हम ठंडा करेंगे तो इसकी रिवर्स प्रोसेस हमने पढ़ी ना, रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन। और अगर आप लिक्विड को और ठंडा करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, कूल डाउन करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोला जाता है। अब हमने क्या किया, सॉलिड को, कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज sublimation. So the process in which a solid directly converts into a gas, a solid directly converts into a gas is called sublimation process. जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। ये तो हीटिंग पे होगा ना, सॉलिड को गर्म करना पड़ेगा तो गैस में कन्वर्ट होगा। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस सुनिए, the conversion of gas directly into solid without going into the liquid phase. लिक्विड फेज में सब्सटेंस जाएगा ही नहीं। आप गैस को ठंडा करोगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, गैस को ठंडा करोगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस के दो नाम है, इसको या तो होर फ्रोस्ट बोला जाता है, होर फ्रोस्ट HOAR, दूसरा इसको क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। ओके तो सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा सब्सटेंस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, दिस इज सब्लिमेशन। और इसका रिवर्स करोगे, गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड होर फ्रोस्ट और डिपोजिशन। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में सुनिए, सब्लिमेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला एग्जांपल होगा इसका सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। तो बेसिकली आपको CO2 को ठंडा करना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, इसको गर्म करना है 80 डिग्री सेल्सियस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो जब आप इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप करोगे, दिस विल बी -80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस। तो -80 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इस CO2 गैस को ठंडा करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। तो CO2 गैस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब आप उसको ठंडा करते हो 180 में, मतलब नॉर्मल प्रेशर जो है हमारे आसपास, अगर इस प्रेशर पर आप उसको ठंडा करते हो और टेम्परेचर आप उसका -80 डिग्री सेल्सियस कर देते हो तो वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स ये होगा कि जैसे ही सॉलिड CO2 का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, -79, -78, जैसे ही इतना होगा तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CO2 को ठंडा करोगे तो सॉलिड CO2 बनेगी, सॉलिड CO2 को हीट अप करोगे तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगी। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस को दिखाएगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है, पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं इसको, और इसको अगर हम गर्म करेंगे तो पर्पल कलर की गैस में ये दिखाई देते हैं। तो आयोडीन जो है वो बेसिकली वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस ही करता है। अच्छा, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि आयोडीन जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको पता है, आयोडीन हेलोजन है, हेलोजन को किसमें लिखा जाता है, I2 से लिखा जाता है। तो ये I सिंगल बॉन्ड I, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह के इसके आसपास और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आसपास और भी मॉलिक्यूल्स इसके होंगे, और इन आयोडीन के बीच में वीक बॉन्ड्स होते हैं। ये जो आसपास के आयोडीन्स होंगे इनके बीच में ये जो आसपास के मॉलिक्यूल्स होंगे
तो इन आयोडीन के बीच में भी वीक बॉन्ड होंगे। तो आपस में ये I2 मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इन मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये आसपास के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आयोडीन भी सब्लिमेशन का ही एग्जांपल है। तो आयोडीन को जब हम हीटअप करेंगे या रूम टेम्परेचर पे, तो वैसे भी अपने आप हो रहा है, गर्म करोगे तो जल्दी होगी ये प्रोसेस। इसको इतनी हीट एनर्जी दोगे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। तो पर्पल कलर की गैस में कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन। तो ये सॉलिड से पर्पल कलर की गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सब्लिमेशन रूम टेम्परेचर पे होता है। इसी तरह से और भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कैम्फर। कैम्फर जिसको कपूर बोला जाता है, इसको हम लोग पूजा पाठ के अंदर यूज करते हैं। कैम्फर को जलाया जाता है। तो ये जो कैम्फर होता है, ये भी रूम टेम्परेचर पे सब्लिमेट होता है। ये भी रूम टेम्परेचर पे सब्लिमेट होता है। वो जो बर्निंग प्रोसेस होती है वो अलग चीज है। कैम्फर को हम लोग क्या करते हैं? हीट एनर्जी देते हैं। हीट एनर्जी देने पर जब उसका टेम्परेचर 179 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तब जाकर के ये कैम्फर पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आपने ये स्टडी किया होगा कि सॉलिड जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लिक्विड और गैसेस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो कैम्फर पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है 179 डिग्री सेल्सियस पे, और जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होता है, आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके ये क्या होना शुरू हो जाता है? इसमें कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक अलग चीज है। उसमें वो कैम्फर गर्म होता है, गर्म होकर के 179 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड में कन्वर्ट होते ही वो आसपास की ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बर्निंग प्रोसेस दिखाता है। फिर उसमें फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपने कैम्फर को रख दिया रूम में, धीरे धीरे आप देख रहे हो कि उसकी जो क्वांटिटी है कम होती जा रही है। क्वांटिटी कम क्यों होती जा रही है? क्योंकि कैम्फर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए। तो अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो रूम टेम्परेचर पर उन मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स से निकल करके फ्री हो जाते हैं। तो ये भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। और किस टेम्परेचर पे? तो आंसर है रूम टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो सकती है। नेक्स्ट, नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स, जो नेफ्था होता है, नेफ्थलीन होता है, बेसिकली इसके मॉलिक्यूल्स की भी स्ट्रक्चर कैम्फर की तरह ही होती है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो रूम टेम्परेचर पे इनको भी इतनी एनर्जी मिलती है कि इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या हो सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे सब्लिमेट हो सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस इनको रूम टेम्परेचर पे इतनी हीट मिलनी चाहिए कि आसपास के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल करके और फ्री हो जाएं। फ्री होने का मतलब है वो किस में कन्वर्ट हो गए? गैस में कन्वर्ट हो गए। तो ये भी सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाएंगे। इसके बाद है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस कुछ डिफरेंट है। वो केमिकल प्रोसेस होती है। तो अमोनियम क्लोराइड को आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, लेकिन इसके बारे में आपको ये प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट या सब्लिमेशन पॉइंट बोलेंगे हम उसको, सब्लिमेशन पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा दिया हुआ है, 357 या 360 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो बेसिकली अमोनियम क्लोराइड, फिफ्थ एग्जांपल लिख रहे हैं हम, ये भी सब्लिमेशन करेगा, लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को किससे लिखा जाता है? तो आंसर है, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। जब आप इसको हीटअप करते हो, हीटअप करने पर ये डीकंपोज हो जाता है। हीटअप करने पर ये क्या हो जाता है? ये डीकंपोज हो जाता है। किस में डीकंपोज होगा? तो आंसर है, ये डीकंपोज होगा अमोनिया में और HCl गैस में। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदलेगा? इन गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन, डीकंपोजिशन होगा इसमें। तो इसको इसके एग्जांपल में लिख दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये फिजिकल चेंज इसको कैसे मान सकते हैं? क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मान लीजिए मेरे पास ये क्लोज कंटेनर था और इस क्लोज कंटेनर में मैंने NH4Cl लिया,
तो ये NH4Cl यहाँ पर पड़ा था, मैंने इसको पहले तो बर्नर लगा करके गर्म किया, तो जैसे ही मैंने इसको गर्म करना शुरू किया मैंने देखा कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और ये वेपर कौन से, ये दो गैसेज है, अमोनिया और HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और अमोनिया गैस। तो ये दोनों गैसेज का मिक्सचर यहाँ पर घूम रहा है, ये दोनों गैसेज का मिक्सचर यहाँ पर है, NH3 भी है इस मिक्सचर में, इसमें HCl भी है। अब मैंने बर्नर को हटा दिया और इस गैस को ठंडा किया। जब इन दोनों गैसेस को ठंडा करूंगा तो उस समय पे ये कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है इसमें। तो गर्म करने पर वो डिसोसिएट होता है NH3 में और HCl में, फिर दोबारा ठंडा करते हैं तो कंबाइन होकर के दोबारा अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो बेसिकली आप इसको सब्लिमेशन के एग्जांपल में लिख सकते हो, लिखा जा सकता है इसको सब्लिमेशन में। ये सिर्फ किस केस में होगा, क्लोज कंटेनर की केस में होगा, क्लोज कंटेनर की केस में, क्योंकि ये सब्सटेंस बाहर नहीं जाने चाहिए, बाहर चलेंगे तो फिर पूरा अमोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा, जितना पहले था उतना नहीं बनेगा। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन के एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं इवापोरेशन प्रोसेस की। इवापोरेशन प्रोसेस, इवापोरेशन जो होता है वो बेसिकली किसी लिक्विड का गैस में ही कन्वर्ट होना होता है, बट एट एनी टेम्परेचर। So evaporation is a process in which a liquid converts into a gas at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे होगी, इसको फिर हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो आंसर है जिस सरफेस पर वो सब्सटेंस होगा सरफेस से हीट ले लेगा, आसपास के सराउंडिंग से ले लेगा। अब इसका एग्जांपल सुनिए। एग्जांपल ये है कि ये एक सरफेस था, फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर हमने वाटर को स्पिल कर दिया, ये वाटर को हमने इस पे गिरा दिया, तो क्या होगा? तो अब फ्लोर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी है कि जिससे ये बॉयल हो जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए और ये गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो ये प्रोसेस नहीं हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो आसपास किसके मॉलिक्यूल है? आसपास मॉलिक्यूल है एयर के। तो एयर के मॉलिक्यूल स्टेशनरी नहीं है, कैसे हैं? कंटिन्यूअसली मूविंग। तो हो सकता है कि कोई एयर का मॉलिक्यूल आकर के इससे कोलाइड करे, और जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, इसको किस में ले आएगा? इसको मोशन में ले आएगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये ऐसा टकराते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कोलिजन के कारण, और ये आसपास के मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कैसा निकल गया? आसपास के मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर गया और बाहर निकल गया, और किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में। तो ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। बस इन मॉलिक्यूल्स को क्या मिलनी चाहिए? तो आंसर है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर इस सब्सटेंस को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाएगी, मतलब कि इतनी हीट एनर्जी मिल जाएगी कि वो आसपास के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कहाँ से ले सकता है ये हीट एनर्जी, लेटेंट हीट कहाँ से ले सकता है? तो आंसर है सराउंडिंग से, एयर से ले सकते हैं। दूसरा कहाँ से लेगा? दूसरा फ्लोर से। तो फ्लोर की हीट को भी ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फ्लोर की हीट एनर्जी को भी ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और किस में कन्वर्ट हो सकता है? गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इवापोरेशन के लिए आपको इसको बॉयल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो सकती है, सराउंडिंग में हो सकती है, और हम इस प्रोसेस को देखते भी हैं। फर्श पर जब पानी गिर जाता है तो वेट हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? ऑटोमेटिकली वो ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है। कपड़े गीले होते हैं, हम उनको सुखाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये रेट ऑफ इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है, कि पर सेकेंड कितना वाटर इवापोरेट होगा, कितना लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन, अब उनको डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। सबसे पहला फैक्टर है विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी, अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी हायर होगा। आसपास के मॉलिक्यूल अगर हाई वेलोसिटी से चल रहे हैं
आसपास के मॉलिक्यूल अगर हाई वेलोसिटी से चल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो अगर वो जाकर के किसी भी वाटर मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे तो उसको इतनी एनर्जी दे देंगे कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए। तो बेसिकली अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो उस केस में रेट ऑफ इवापोरेशन भी हायर होगा। सेकंड इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, it depends on the surface area of liquid, depends on the surface area of liquid। surface area जितना ज्यादा होगा rate of evaporation उतना ही हायर होगा। ओके अब सुनो, जैसे मेरे पास दो कंटेनर है, पहला कंटेनर यहाँ बना रहा हूँ, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने वाटर को फिल कर रखा है, ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, इसमें डाल दिया। और एक मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें भी मैंने 1 लीटर वाटर को इसमें फिल कर दिया, इसमें भी 1 लीटर वाटर को फिल कर दिया। नेक्स्ट डे आते हैं, देखते हैं ये वाला बीकर तो खाली हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अभी भी वाटर है, इसका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, इसका लेवल थोड़ा डाउन हो चुका है, पहले यहाँ था अब ये लेवल हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें वाटर है। तो इसका मतलब इवापोरेशन यहाँ पर जल्दी हुआ। क्यों जल्दी हुआ? क्योंकि इस लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर आप इसको टॉप से देखोगे ना, अगर ये वाटर का ग्लास है तो टॉप से आपको इसका ये एरिया दिखेगा, सिलेंड्रिकल है ये ग्लास, अगर ये सिलेंड्रिकल है तो आपको इसका सर्कुलर सरफेस दिखाई देगा, ये इसका सरफेस एरिया होगा। और अगर आप इसका सरफेस एरिया देखोगे तो इसका सरफेस एरिया तो ये आएगा, टॉप व्यू डायग्राम ये होगा इसका, ऐसा दिखेगा ये। तो टॉप व्यू से जब देखोगे तो इसका एरिया ज्यादा है, तो इस केस में रेट ऑफ इवापोरेशन हायर होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा लिक्विड का, उतनी ही जल्दी वो ड्राई हो जाएगा, उतनी जल्दी वो सूख जाएगा, मतलब कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आएगा। थर्ड हम इसमें लिखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि रात के समय टेम्परेचर कम होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, तो चलो मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ रही है तो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन हायर होगा, अगर टेम्परेचर हायर है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी हायर होगा, ज्यादा होगा, जल्दी ड्राई अप होगा वाटर। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसको सूखने में, उसको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, पार्टिकल्स को धीरे धीरे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिलेगी। इसके बाद लास्ट फैक्टर आएगा ह्यूमिडिटी। लास्ट फैक्टर आएगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से रेट ऑफ इवापोरेशन लोअर हो जाता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से रेट ऑफ इवापोरेशन लोअर हो जाता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आसपास जो सराउंडिंग है उसमें वाटर वेपर की प्रेजेंस है। उसमें किसकी प्रेजेंस है? उसमें वाटर वेपर की प्रेजेंस है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो उस केस में रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल जाकर के उस सरफेस के साथ टकरा रहा है, जो वाटर का सरफेस है उससे कोलाइड कर रहा है, तो उस वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी चली जाएगी अगर वो जाकर के कोलाइड करेगा। अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया कि यहाँ पर ये वाटर पड़ा है और इसके आसपास जो सराउंडिंग है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, जैसे कि विंटर्स में होता है, सर्दियों में होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जाकर के इससे कोलाइड करते हैं। इससे कोलाइड करते हैं तो इसकी एनर्जी तो कम हो जाएगी, अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा पार्टिकल हो सकता है गैस में कन्वर्ट हो चुका हो, लेकिन ये वाला पार्टिकल तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ना। तो आसपास के वाटर वेपर भी उस वाटर सरफेस के साथ जाकर के कोलाइड करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल तो गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे और सराउंडिंग के कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो ये वाटर सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल आसपास की सराउंडिंग से इस वाटर के अंदर आ रहे हैं। तो क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ये वाटर जल्दी से ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं, ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से, ह्यूमिडिटी के ज्यादा होने से, सराउंडिंग में मॉइस्चर के ज्यादा होने से रेट ऑफ इवापोरेशन लोअर हो जाती है, तो इवापोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द इवापोरेशन। अब हम बात करते हैं हीटिंग कर्व के बारे में। हीटिंग कर्व क्या होता है उसके बारे में सुनो। ये सारी प्रोसेसेस को हम लोग एक कर्व में दिखा देंगे, एक ग्राफ बना देंगे इसका, उसको हीटिंग कर्व बोला जाता है। एक तरफ टेम्परेचर दिखा देंगे, एक तरफ दिखा देंगे द टाइम ऑफ हीट सप्लाइड, कि कितने समय तक हमने हीट को सप्लाई किया उस सब्सटेंस के अंदर। तो देखिए उस प्रोसेस को मैं लिखता हूँ।
Heating curve is the graph between the temperature and the heat supplied. Heat supplied या time of heat supplied के बीच में भी ग्राफ बना सकते. So on the y-axis, I am representing the temperature, and on the x-axis, we are representing the time of heat supplied. जितने ज्यादा समय के लिए हम लोग हीट एनर्जी देंगे उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी सब्सटेंस को. ओके, तो यहां से हम लोग इसकी ग्राफ को स्टार्ट करते हैं. लोअर टेम्परेचर पे तो कुछ अलग स्टेट होंगी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, अलग तरह का बिहेवियर होगा सब्सटेंस का. तो हम लोग ग्राफ यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसा. यहां पर सबसे पहले मैंने टेम्परेचर लिखा 0 डिग्री सेल्सियस. जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. तो -250, -230, 200, -100, फिर -10 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, हम देखते हैं कि कोई भी, ये क्या है, मतलब ये मैं एग्जांपल आपको वाटर के एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, सॉलिड है. अब हम इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं. इस केस में भी हीट दे रहे थे. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हीट एनर्जी देते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है. तो टेम्परेचर राइज होते होते कितना हो जाएगा, ये ओरिजिन लिखा हुआ है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हैं, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस जाएगा सबसे लोएस्ट टेम्परेचर. -273.15 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको 0 केल्विन बोल सकते हैं. 0 केल्विन, तो 0 केल्विन टेम्परेचर है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर. उसकी बात नहीं कर रहे हम, उससे थोड़ा ऊपर टेम्परेचर है ये. -250 था मान लीजिए. इसको फिर हम गर्म करते जा रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. इंक्रीज होते होते कितना हो चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर जो हमने हीट एनर्जी दी वो कौन सी हीट एनर्जी है, विच इज रेजिंग इट्स टेम्परेचर. तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा ms डेल्टा T. इसके बाद में हम देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये वो स्टेट आ चुकी है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा. अब हम जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उससे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी. तो यहाँ पर जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको किससे लिखा जाएगा, m इंटू LF से लिखा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. टेम्परेचर चेंज हो रहा है MST, स्टेट चेंज हो रही है ML, ये इसका फॉर्मूला है. अब स्टेट चेंज हो चुकी है, अब हम इसको हीट एनर्जी और देते जा रहे हैं, हीट एनर्जी और दे रहे हैं. तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड में. अब ये लिक्विड क्या हो रहा है, ये लिक्विड स्टेट चल रही है. तो जैसे जैसे हीट एनर्जी दे रहे हैं ये लिक्विड गर्म होता जा रहा है. 0 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस पर जाकर के ये रुक गया, फिर से ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के गर्म हो चुका है. और अब हम देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा. टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, हीट सप्लाई की जा रही है, टाइम चलता जा रहा है. पहले 10 मिनट के लिए दी थी, तो 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक हम हीट देते रहे, टाइम तो चलता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा. तो लिक्विड और गैस स्टेट दोनों को एग्जिस्ट करेंगी इस फेज में, ये वाले फेज में. अब अगर आप इसको और गर्म करोगे, जब पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसको और गर्म करोगे तो गैस को और गर्म किया जा सकता है. सो दिस इज कॉल्ड हीटिंग कर्व. ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है, इसको हीटिंग कर्व बोला जाता है. ओके, और अगर आप यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना चाहते तो यहाँ लिखेंगे, ये किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, ये किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होगा. एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट. ये किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होगा जहां पर लिक्विड और गैस स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी. हम हीट एनर्जी दे रहे होंगे लेकिन क्या नहीं होगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा. सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड हीटिंग कर्व. तो इस कर्व के अंदर ये सारी स्टेट्स दिखाई दे रही है. अच्छा, फॉर्मूला कहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. तो यहाँ पर जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो क्या होगी, MST. यहाँ पर हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टेट चेंज हो रही है. और कौन सी स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ लिखेंगे M इंटू LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ML. फिर से गैस में कन्वर्ट होने के बाद हम जो हीट एनर्जी देते हैं उससे गैस का टेम्परेचर राइज होता है. फिर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा MST.
तो जहां पर ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लीनियर ग्राफ है, हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर राइज हो रहा है, वहां पर एमएसटी फॉर्मूला लगेगा। और जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है जहां पर ये ग्राफ, वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वहां पर लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगेगा, एमएल।